नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अक्षत। आप देख रहे हैं अक्षत नेगी। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ मेरा IIM अहमदाबाद इंटरव्यू का, और मैं साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे पूरा प्रोसेस हुआ। टाइमलाइंस थोड़ी सी बताऊंगा, क्या क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए, और मेरी जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। दो प्रोफाइल अच्छी है, बट मेरे पास 1 साल का गैप है जिसमें मेरे पास जॉब ऑफर था, बट फिर भी मैंने छोड़ के आई वॉज टेकिंग अ गैप ईयर। सो उसमें मैंने क्या किया उसके बारे में भी मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, एंड अ लॉट ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन द इंटरव्यू। सो मैं इसका पूरा ट्रांसक्रिप्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो आप लोग उसमें से जाके देख सकते हो, पूरा रीड कर सकते हो चाहो तो उसको। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में डाल देना। लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे थोड़ा मत पूछना, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले पूछा था तो बहुत क्लटर हो गया। लिंक्डइन पे तो मतलब मैंने पोस्ट डाल दी तो मतलब आई शुड नॉट कंप्लेन, ऑब्वियसली आई एम नॉट कंप्लेनिंग, बट एक पोस्ट की वजह से 3-4 हज़ार कनेक्शन रिक्वेस्ट आ गई और वो अचानक से एकदम से पाइलअप हो गई। अब मैं उनको क्लियर ऑफ भी नहीं कर सकता। 3-4 हज़ार रिक्वेस्ट को मैं एक बैठ के छान तो नहीं सकता। मेरा जो IIM अहमदाबाद, मेरे पास सारी कॉल्स थी ब्लैकी की। मैंने ABCKL का इंटरव्यू दिया था। आई का मैंने इंटरव्यू नहीं दिया था। कुछ लोग बोलेंगे बहुत प्रिविलेज है कि इंदौर का इंटरव्यू छोड़ दिया, तो यार एक्चुअली उसके पीछे मल्टीपल रीजंस थे। मेरे को लगा जाऊंगा तो अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा ही जाऊंगा, और इवन कोझिकोड और लखनऊ का भी मैंने एज अ बैकअप ही दिया था। कैप का तो ऑनलाइन होता है, तो मैंने कैप का तो ऐसे दे दिया था। जिन लोगों को कैप का नहीं पता, टोटल 21 IIMs है, उसमें से 2-3 IIMs का अलग से फॉर्म भरना होता है, रोहतक का और IIM मुंबई, जो पहले निटी मुंबई होता था उसका अलग से फॉर्म भरना होता था। इस बार तो निटी मुंबई का फॉर्म मैंने शायद नहीं भरा था, क्योंकि जब तक डेडलाइन थी तब तक मेरे सारी कॉल्स आ गई थी। उसकी 31 जनवरी का अराउंड डेट थी, तो मैंने जो IIM मुंबई है उसका फॉर्म नहीं भरा था, रोहतक का भी मैंने फॉर्म नहीं भरा था। एंड बाय द टाइम जब तक मेरा IIM इंदौर का जो मेरा इंटरव्यू था वो भी बहुत लेट के लिए शेड्यूल था, अप्रैल 2nd 3rd वीक में, अराउंड 5-6 तारीख के आसपास के लिए शेड्यूल था। एंड तब तक मेरा बैंगलोर और कैलकाटा और अहमदाबाद का इंटरव्यू हो गया था। बैंगलोर का मेरा एक्सट्रीमली अच्छा इंटरव्यू हो गया था, और लखनऊ का भी बहुत अच्छा था। तो मेरे को ये तो था कि मेरा लखनऊ और बैंगलोर हो जाएगा। बैंगलोर का अभी तक कॉल आया नहीं है, बैंगलोर का शॉर्टलिस्ट अभी तक आउट हुआ नहीं है, अभी खाली अहमदाबाद का हुआ है। आज कितनी डेट है? आज संडे है, जो भी 14 के बाद, आज 21 अप्रैल है, तो मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। आज ही मैं शायद बैंगलोर और कैलकाटा और लखनऊ सारे इंटरव्यूज़ का ट्रांसक्रिप्ट वगैरह का वीडियो मैं बना दूँगा अच्छे से आज ही, ताकि मैं धीरे धीरे इसको छोड़ता रहूँ। अभी मुझे नहीं पता, मंडे ट्यूसडे में शायद आने वाला शॉर्टलिस्ट, बट बैंगलोर का कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकाटा का मेरा इंटरव्यू बहुत डिसगस्टिंग था, मतलब दे लेजिट वो बोलना तो चाहते थे गेट आउट, बट उनने मतलब डिप्लोमेटिकली बोल दिया मेरे को गेट आउट। वो बहुत ख़राब इंटरव्यू था, मतलब उसको वो मतलब बताऊंगा, वो बस वो वीडियो देखना एक बार। और अगर उसके बाद भी मेरा कैलकाटा कन्वर्ट हुआ जो कि मतलब बिल्कुल चांसेस है कि नहीं होगा, बट अगर फिर भी हो गया तो भाई मतलब इट इज़ अ मोटिवेटिंग थिंग कि इतना गंदे इंटरव्यू के बाद भी अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अगर उन्हें तुम्हें रखना है तो फिर रखेंगे। इट वॉज अ वेरी स्ट्रेस इंटरव्यू। ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इंटरव्यू था। अहमदाबाद था यार, ऑफकोर्स स्ट्रेस इंटरव्यू होगा। बहुत टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें पूछी, बहुत ग्रिल करने की कोशिश की, बट जो मेरे इंटरव्यूअर्स थे, 2 प्रोफेसर्स थे, तो उनने बहुत ज़्यादा ग्रिल करने की कोशिश की, बट साथ साथ वो हेल्प भी कर रहे थे। तो मेरे जो पैनल में जो इंटरव्यूअर्स थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। मेरा फरवरी 15-16 के आसपास था, 16 फरवरी को था, 1:15 के आसपास, और ये था मेरा वेलकम ITC में। और 14 फरवरी को मेरा था IIM कोझिकोड का, तो मैं सेम ही प्लेस पे 2 दिन पहले कोझिकोड का इंटरव्यू देके आया था। कोझिकोड का वाज आल्सो फाइन। मेरा था 16 फरवरी को मैं अराउंड 12:45-12:50 वहाँ पे पहुँच गया था। मैं ऊपर गया, 11th फ्लोर हो रहा था, तो वहाँ पे मैं गया। मैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो सब कुछ अपना रेडी करके गया था। मेरी मदर थी मेरे साथ में, और वहाँ पे मैं गया, उनने पहले बिठाया, फिर मेरे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया, और वो जो सीटिंग करा रहे थे वो पैनल वाइज करा रहे थे। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मेरे को सबसे आगे वाले रो में सबसे बगल वाली सीट, मतलब सबसे एकदम कॉर्नर वाली सीट में बिठा दिया, फर्स्ट सीट पे, बिकॉज मेरा इंटरव्यू पैनल भी फर्स्ट था और मेरा वो भी फर्स्ट था। IIM अहमदाबाद में अनलाइक अदर जो कॉलेजेस हैं उसमें एक प्रोसेस होता है नोन एज AWT। बाकी सब में एक वॉट करके एक चीज़ होती है, उसमें दे आस्क यू टू राइट 250 to 300 to 350 500 डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। वो लिखने के लिए बोलते हैं, ऐसे टाइप का लिखना होता है, एक टॉपिक दे देते हैं, उस पर कैसे लिखना होता है। तो अहमदाबाद में ये WAT नहीं होता, राइटिंग एबिलिटी टेस्ट नहीं होता, वहाँ पे एक एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट होता है। वो एक पूरा पैसेज टाइप का दे देते हैं, 200-300 वर्ड का ही होता है, 200-300 का भी नहीं होता, बल्कि हमारा तो अराउंड 100-150 का होगा। तो उसके बेसिस पे कुछ डिडक्शंस बनानी थी, अजम्पशंस वगैरह जो उसमें थी, क्रिटिसिज्म, अजम्पशंस। वो जब तुम कैट के लिए प्रिपेयर करते हो तो उसमें अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म्स और ये सब सिखाते हैं, वो पार्ट का ही था। तो मतलब बहुत बेसिक था, उसमें अपने व्यूज़ रखने थे कि अगर ये ऐसे में, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे वाले में था कि जो आजकल की जो जेनजी है वो ज़्यादा बुक्स कंज्यूम नहीं कर रही है और इसलिए वो स्मार्ट नहीं है।
वो यूट्यूब और ये सबसे प्रेफर करते हैं। तो उस पर हमें बताना था कि ऑथर की क्या क्या अजम्पशंस हैं, कि ऑथर ने सही बोला, गलत बोला, क्या बोला, और कोई ऑथर ने कोई बायस दिखाया है अगर उसमें। तो मेरा जो पूरा AWT था इट वो सेंटर्ड अराउंड कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किताब ही पढ़नी पड़ेगी तुम्हें स्मार्ट होने के लिए। आजकल की जो जेनजी है दे आर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग। तो और ये जो पॉडकास्ट वाला जो पार्ट था ये मेरा कलकत्ता में भी था, ये मैं कलकत्ता वाले इंटरव्यू में बात करूँगा, उधर भी इसी टाइप के एक टॉपिक पे ऐसे लिखना था। बट मेरा सेंट्रल आइडिया यही था कि इस पूरे पैसेज में ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि जी क्योंकि जेनजी किताबें नहीं पढ़ता इसलिए वो डम है। तो मेरा आइडिया सेंटर्ड अराउंड यही था कि ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें स्मार्ट बनने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए किताबें पढ़ने पड़े। प्राइम एग्जाम्पल तो मैं ही हूँ। पीछे वो जो शेल्फ रखी है उसमें इतनी सारी किताबें पढ़ी, आज तक मैंने हार्डली 2 या 3 पढ़ी होंगी, और बस उसी में से मैं निकाल के अपनी वो चला रहा हूँ, कूल बन रहा हूँ, लोगों के सामने स्मार्ट बन रहा हूँ। बट एनीवेज बहुत क्विक सा था, अराउंड मेरे ख्याल से 20-25 मिनट्स का टाइम दिया होगा। PWD वालों को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिला था, तो मेरा तो हो गया था। फिर हमें थोड़ी देर बिठा के रखा, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा ही था। मेरे को अराउंड 15 मिनट्स भी नहीं, 10-15 मिनट्स मैंने बाहर वेट किया होगा। इंटरव्यू रूम के बाहर ही खड़ा था मैं, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह था, सोफास वगैरह लगे थे, मैं बाहर ही खड़ा था, बाकी सब लोग वापस हॉल में चले गए थे जहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। तो क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था तो मैं बाहर ही वेट कर रहा था। तो मैं फिर गया, तो द प्रोफेसर कॉल्ड मी इनसाइड। तो 2 प्रोफेसर थे एंड दे वर प्लेइंग गुड कॉप बैड कॉप। एक थोड़ा सा बेटर था और एक जो प्रोफेसर थे वो बहुत बड़े कूल थे, वो मतलब एकदम कूल से प्रोफेसर। तो मैं नाम तो नहीं लूँगा, जैसे मैं याद भी नहीं है मेरे को कौन प्रोफेसर थे। सबसे पहले जब मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो जो P1 थे, P1 मतलब पैनलिस्ट 1 पैनलिस्ट 2, तो P1 जो थे वो कूल थे, P2 जो थे वो थोड़े से वो थे स्ट्रिक्ट से थे, और P2 ही मेरे को बाहर बुलाने आए थे। तो मैं अंदर गया, आई गॉट सीटेड एंड देन द फर्स्ट क्वेश्चन विच दे आस्क्ड मी, दे डिड नॉट आस्क मी कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो TMAY होता है, इंट्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं। दे डायरेक्टली स्टार्टेड ऑफ विद व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मैं ऐसे इंटर्नशिप कर रहा हूँ एक कंपनी में, डेट फाइनेंसिंग, प्राइवेट डेट में, इस बेस में काम कर रहा हूँ। तो फिर वो मेरे स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गए, जिस जगह पे मैं आई एम करेंटली वर्किंग इन माई इंटर्नशिप। तो मैंने उसके बारे में बताया, उसके बारे में दे स्टार्टेड क्रॉस क्वेश्चनिंग मी कि इफ़ इट इज़ अ NBFC और इट इज़ अ मार्केट प्लेस, और कैसे कैसे टाइप के लेंडर बेस हैं, और सब कुछ वो इनसाइडर क्वेश्चंस पूछ रहे थे रिगार्डिंग व्हाट आई डू, माय जॉब रोल्स ब्रीफली। सो इट वाज अ क्विक क्वेश्चन, येस नो टाइप का था। वो मेरे से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मैं येस नो मैं आंसर देते जा रहा था, और कहीं पे 2-3 वर्ड्स का आंसर, मतलब बहुत कोई डिटेल्ड डिस्कशन नहीं हुआ इस पर। तो जब उनने में से ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए उसके बाद तो मतलब मैं ट्रैक ही भूल गया कि कौन P1 P2 किसने मेरे से क्या पूछा, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं कन्फ्यूज़ हो गया था वहाँ पे। फिर मेरे पे क्वेश्चन आया कि वाई MBA, तो उसका मैं प्रिपेयर्ड आंसर लेके गया था कि मैंने CA से शिफ्ट मारा है, फिर जो भी वट एवर आई एम डूइंग एंड वाई आई लेफ्ट CA एंड एवरीथिंग, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था, वाई MBA वाला क्वेश्चन जो था। एंड दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज एंटिसिपेटेड इन ऑल ऑफ द इंटरव्यूज़, एंड काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में, ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज़ में मुझसे पूछा भी गया वाई MBA। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार ही पूछा जाता है, और ज़्यादातर सभी लोग से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई MBA। एंड सो मैंने अपना बताया कि मेरे को फाइनेंस करना है एंड वट एवर कि CA से शिफ्ट मारा है, कि टैक्स लॉ वगैरह नहीं पढ़ना था, तो इसलिए फाइनेंस में शिफ्ट मारा। एंड फाइनेंस में अलॉन्ग विद डिग्रीज लाइक CFA FRM एक्सेट्रा MBA बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अब जो मेरे फ्यूचर प्लान्स है वो एक्सप्लेन किए उनको। फिर उसके बाद उनने मुझसे तुरंत क्वेश्चन पूछा अकाउंट्स का कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो मैंने समझाया। एंड इवन मैं जैसे मैंने अपने पॉकेट में यहाँ पे पेन रखा था, तो कॉस्ट अकाउंटिंग समझाने के लिए मैंने पेन निकाला, और उसके बाद पेन निकालने के बाद मैंने उसको ऐसे डिसमेंटल करके, यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास दिखाने के लिए, बट उसको डिसमेंटल करके, वो बटन वाला पेन था तो स्प्रिंग व्रिंग निकाल के, रिफिल निकाल के समझाया कि सर ये रिफिल इतने की, अगर मेरी पेन की फैक्ट्री है तो मैं स्प्रिंग से ऐसे सोर्स करूँगा, इसको कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। फिर वो मुझसे पूछने लग गए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट कैलकुलेशंस वगैरह होती हैं क्या, और मतलब ऐसे डिटेल अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछने लग गए, क्योंकि मेरा BCom बैकग्राउंड है और कॉमर्स बैकग्राउंड है, इसलिए दे आस्क्ड मी अबाउट दैट विच आई आंसर्ड प्रॉपर्ली आई गेस। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए, बिकॉज जैसे मैंने पेन वेन निकाल के समझाया उनको, मेरा स्प्रिंग नीचे भी गिर गया, मैं जैसे नीचे झुका तो वो हंसने भी लग गए। देन उसके बाद दे से कि सो अक्षत वी आर नॉट फाइनेंस प्रोफेसर्स, कि हम लोगों को ज़्यादा फाइनेंस का आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछते हैं एक और अकाउंट्स का, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन ROC एंड ROCE। तो मैंने समझाया, मैं फिर एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल लेने लग गया। तो
तो फिर वो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लग गए फैक्ट्री के एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया था और सेम पेन वाली फैक्ट्री का एग्जाम्पल दिया कि अगर मेरा इतना इतना रिटर्न है, और ये पूरा एग्जाम्पल से समझाया कि ROC ऐसे कैलकुलेट होता है, ROCE ऐसे कैलकुलेट होता है, रिटर्न कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे होता है, पूरा समझाया कि। तो फिर उस पर उन लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन किया। एक क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि ROC और ROCE में से अच्छा पैरामीटर कौन है। फिर मैंने उनको समझाया कि सर दोनों पैरामीटर डिफरेंट यूजेस में यूज़ होते हैं, तो कौन से यूज़ में कौन सा पैरामीटर यूज़ होता है वो मैंने उनको अच्छे से समझाया कि सर इस केस में हम लोग ये यूज़ करेंगे। पूरा डेट इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझाया, और कि ROC जनरली क्यों भी यूज़ करते हैं, डेट हम लोग क्यों लेते हैं, टैक्स शील्ड वगैरह वो सब कुछ समझाया। डू पॉइंट एनालिसिस के पॉइंट से भी ज़्यादा डिटेल में नहीं गया मैं डू पॉइंट में, बट थोड़ा सा मैंने आइडिया दे दिया था कि सर वी कैन ऑल्सो यूज़ द डू पॉइंट एनालिसिस। वो मैंने उस पर ज़्यादा टच अपॉन नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से मतलब ऐसे टच करके आ गया, मैं भग गया वहाँ से डिटेल में नहीं गया, बिकॉज वो भी शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। बट उन्हें मैं जैसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा था कि अगर 100 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है, और 100 रुपीज़ की अगर मेरी डेट इक्विटी मिला के 10 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है, या 20 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट है, ऐसा मैंने पूरा एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किया। फिर वो उसमें से मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं विच वॉज इंटरेस्टिंग इनफ। तो वो मुझे पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि लास्ट ईयर तुम्हारा टोटल डेट इक्विटी मिला के 100 था, उस पर तुमने 10 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये का प्रॉफिट कमाया, उसमें से 10 रुपये तुमने अगर खर्च कर दिए अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एसेट खरीदने में, तो और अगले साल तुमने 10 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो तुम्हारा जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10/110 होगा, या फिर 10/120 होगा, या 10/100 होगा। तो ऐसे जो बहुत ही एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो मुझसे पूछे, जो कि अगर किसी को थोड़ी बहुत अकाउंट्स की समझ है तो वो काफ़ी अच्छे से इसको आंसर कर सकता था। अलॉन्ग विद दैट फिर उनने मुझसे ये पूछा कि कौन सा बेटर है, एज ए सेट कि ROC बेटर है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर है। तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया अच्छे से कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेटर है, या रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी बेटर है, दोनों में से कौन से केस में यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। और उसी पॉइंट पे मैंने उनको डू पॉइंट एनालिसिस और टैक्स शील्ड और वो सब भी समझाया थोड़ा बहुत, जो कि बेसिक अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत अकाउंट्स पढ़ी है, रेशियोज वगैरह पढ़े हैं, तो दे अंडरस्टैंड दैट पार्ट. So after that, after asking me which is better and which ratio should be used in what case, then they shifted to a different question. Then they shifted to what is IRR. तो उनने मुझसे पूछा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, एक फाइनेंस में टॉपिक होता है, तो उसके बारे में पूछा। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि इतना फाइनेंस सेंट्रिक, इतना मैथ सेंट्रिक तो अभी भी नहीं हुआ, अभी होगा, अभी देखना कैलकाटा वाला इंटरव्यू बताऊंगा जब बाद में, तो उसमें देखना, उसमें तो मैथ की वजह से ही नुकसान हुआ है मेरा जो मेन हुआ है। बट they asked me what is IRR. IRR is a term in finance, internal rate of return. तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब मेरे सामने पेन कॉपी पड़ी हुई थी, तो मैंने कॉपी में डायग्राम बना के दिखाया, NPV IRR का जो होता है, वो टाइमलाइन जो होती है बेसिक, वो बना के दिखाई। फिर मैं फिर से फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल पे आ गया, अपना पेन और फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल। तो वो फिर हंसने लग गया, वो बोलते हैं कि वाई आर यू यूजिंग दिस फैक्ट्री एग्जाम्पल अगेन। तो मैंने बोला कि सर मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर भी पिछले 3 साल से यही कर रहा हूँ, फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब उनके सामने वो वड़ा पाव वाला एग्जाम्पल तो दे नहीं सकता जो मैं अपने ऑपरेटिंग लेवरेज वाली वीडियो में दिया था। बट एनीवेज, सो दे वर हैप्पी विद द एग्जाम्पल विच आई वाज गिविंग। IRR NPV समझाया मैंने उनको। IRR में वो मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लग गए कि अगर कैश फ्लो आगे हुआ या पीछे हुआ, अगर फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30, 40, 50 एट टाइम 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 पे ये कैश फ्लोज हमारे पास आ रहे हैं, और आज हम लेट्स से 200 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, और हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 अगले 5 साल में आने वाला है। तो अगर मान लो 50 पहले आ गया और 10 बाद में आया, तो उससे IRR पे क्या डिफरेंस पड़ेगा। या फिर मान लो कि अगर पूरा फॉर्मूला मैंने उनको लिख के बताया कि कैसे IRR कैलकुलेट कैसे होता है, जो दोनों डिडक्शंस है, NPV वाली भी और IRR वो वाली भी, NPV जब जीरो होता है वो वाली डिडक्शन समझाई मैंने उनको अच्छे से पूरी, और पूरा कैलकुलेट करके बताया, मतलब फॉर्मूला लिख के बताया, मैथमेटिक्स करके नहीं दिखाई कि पूरा 1/1 + r की पावर जो भी n, वो वाला पार्ट नहीं करके दिखाया, बट उनको पूरा मैथमेटिकल इक्वेशन लिख के दिखा दी मैंने पेपर पे। तो देवर क्वाइट फाइन विद दैट। ऑलमोस्ट वेंट टू लेवल 5। लेवल 5 का मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल वो तुमसे पूछ रहे हैं AI क्या होती है, तुमने बता, या ChatGPT कैसे काम करता है, तुमने बता दिया कि सर LLM मॉडल पे काम करता है। फिर वो तुमसे पूछेंगे लेवल 2 में LLM क्या होता है, फिर वो तुमसे पूछेंगे लेवल 3 में बहुत ही कुछ डिटेल का अंदर का, फिर उससे भी डिटेल में जाएंगे। तो ऐसे ऐसे डिटेल करते करते वो लेवल 5 पहुँच गए, क्योंकि उनको दिख रहा था कि इसको आता है थोड़ा बहुत, तो इसको हम लोग थोड़ा टेस्ट करते हैं कि इसको कितना आता है, इसका डेप्थ कितनी है। तो इस पूरे इंटरव्यू में ना मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई कि दे आर लुकिंग फॉर डेप्थ, कि जो भी तुमने पढ़ा है डेप्थ में पढ़े कि नहीं पढ़ा है। तुम ऊपर से तो पढ़ के नहीं आए, अगर तुम ऊपर से पढ़ के आके आंसर दोगे तो दे वोंट बी दैट हैप्पी विद दैट, एज फार एज आई फेल्ट।
एंड अच्छा बाय द वे द कैमरा क्वालिटी इज़ एक्सट्रीमली रबिश जस्ट बिकॉज मेरा ट्राइपॉड टूट गया तो मैं और मेरे को फ़ोन से पढ़ना था तो फिर मैं कैसे बनाता इसलिए जस्ट प्लीज़ बेयर विद दैट। एंड अलॉन्ग विद दैट ऑडियो भी इसलिए ख़राब है क्योंकि ये जो माइक मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये आई डोंट थिंक सही से काम कर रहा है, तो आई हैव टू फिगर दैट आउट। बट फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़ जब भी आती है, अभी तो जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट वाली वीडियो होंगी वो सारी ऐसी होंगी। सो वन शॉट में शूट कर रहा हूँ पूरा। एनीवेज, सो जो पूरा फैक्ट्री वाला एग्जाम्पल था वो उनको बहुत पसंद आया, उनको वो पूरी अप्रोच ही बहुत पसंद आई कि मैं एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ। मैंने उनको बोला भी था कि सर मैं तो एग्जाम्पल दे दे के ऐसी फाइनेंस और अकाउंट्स का टॉपिक समझाता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो वो खुद बोलते हैं कि अच्छा कि सो दिस इज़ योर थिंग। तो मैंने बताया हाँ सर। फिर मैंने क्योंकि मेरा इंट्रोडक्शन में कुछ बोल नहीं पाया तो फिर मैंने थोड़ा सा अपना हवाबाजी भी कर लिया वहाँ पे कि हाँ सर कि आई हैव बीन क्रिएटिंग कॉन्टेंट सिंस लास्ट 3 years कंसिस्टेंटली। मतलब पहले तो बना ही रहा था ना कंसिस्टेंटली, अब नहीं बना रहा बट पहले बना रहा था ना, अब बनाऊंगा। तो मैंने उनको बोला कि सर ऐसे ऐसे बनाता हूँ, तो वो मेरी थोड़ी हवाबाजी भी होगी। बोला सर वो कि सर लिंक्डइन पे भी लिखता रहता हूँ मैं ऐसे ही कंसिस्टेंटली, लिंक्डइन पे तो अभी भी लिख ही रहा हूँ, मतलब ChatGPT लिख रहा है मेरे लिए। एनीवेज, सो अब आया मेन पार्ट पूरे इंटरव्यू का। उन्होंने मुझसे सीधा पूछा हाउ कंफर्टेबल आर यू विद मैथ्स। तो मैंने सर को बोला कि सर आई एम फेयरली कंफर्टेबल। अब ऐसे तो सर को बोल नहीं सकता कि नहीं आता, पर वो मैंने किया है, वो मैंने कैलकाटा में किया है कि नहीं आता। पर यहाँ पे मैंने इंटरव्यू में बोला सर को कि सर आई एम फेयरली कंफर्टेबल, नॉट दैट मच विद सम टॉपिक्स दो। तो वो मुझसे पूछते हैं कि कौन से टॉपिक्स नहीं आते। मैंने उनको बोला सर कैलकुलस बहुत अच्छे से नहीं आता। तो उनका सीधा जो P2 था, ये क्वेश्चन उसका था जो थोड़ा सा बैड कॉप था। उनने मुझसे सीधा पूछा कि बताओ मिनिमा कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का। तो मुझे तो आता नहीं था, मैंने तो जी 12वीं में पढ़ा था ये सब, उसके बाद तो मैं भूल गया। कॉलेज में तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो मुझे तो कुछ भी ध्यान नहीं है मैथ्स का, मैक्सिमा मिनिमा और ये सब। तो मैंने कुछ तो डबल डेरिवेटिव निकालते हैं ऐसा कुछ तो बोला जो मुझे थोड़ा बहुत याद था। तो P2 खुद ही बोलता है कि नो यू डोंट नो, लेट इट बी। तो फिर वो मुझसे पूछते हैं, फिर मेरे से दूसरा वाला जो पूछता है कि जो P1 थे वो मुझसे पूछते हैं कि अच्छा व्हाट टॉपिक आर यू कंफर्टेबल विद इन मैथ्स। तो मैंने बोला कि सर मैंने थोड़ा सा ना उनको डाइग्रेस करने की कोशिश की, जैसे कि तुमने इस वीडियो में देख लिया हो कि मैं डाइग्रेस बहुत करता हूँ बात से, बात से भटक बहुत जाता हूँ। तो मैंने उनको थोड़े भटकाने की कोशिश की। मतलब कोशिश ही थी, इट वॉज अ बैड मिस्टेक बट आई ट्राइड। तो मैंने उनको बोला कि सर मैं जब 11वीं-12वीं में था, मैं ट्यूशन जाता था अकाउंट्स की, तो मैं सर के बगल में बैठता था और कॉपी में तो मुझे दिखता नहीं था क्योंकि दूर से मेरे को दिखता नहीं। तो मैं सामने टेबल पे अगर कॉपी भी रखी तो मुझे दिखता नहीं था। बट सर जैसे बैलेंस शीट बना रहे होते थे पार्टनरशिप वगैरह की, तो दोनों साइड में टैली कर लेता था बिना देखे, खाली नंबर्स मन में याद करके। और सब लोग ट्यूशन वाले मेरे सारे बच्चे वो जाते थे एकदम हैरान परेशान हो जाते थे कि भाई इतनी अच्छी कैलकुलेशन स्किल्स कैसे, और मल्टीप्लिकेशन डिवाइड जो बेसिक अरिथमेटिक वाली जो होती है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो मेरी बहुत फास्ट है। तो P2 बोलता है कि बेटा पर अब तो एक्सेल है, मतलब एवरीथिंग इज हैपनिंग इन इंग्लिश बट मैं इसे समझाने के लिए बोल रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस। सो वो मेरे को बोलते हैं कि अब तो तुम्हारी स्किल का कोई फ़ायदा नहीं है। बट फिर मैंने उसको थोड़ा और डाइग्रेस करने की कोशिश बोली कि सर मैं तो पहले ट्रेडिंग वगैरह करता था, उसमें तो मेरे को ऑप्शंस वगैरह के प्राइस वगैरह देखने होते, तो उसके लिए तो मेरे को बहुत फास्ट मैथ चाहिए, डेल्टा वेगा और डेल्टा गामा वगैरह का जो इफेक्ट है वो अगर मेरे को देखना है, अगर मेरे को विक्स का इफेक्ट देखना है कोई पर्टिकुलर चीज़ पे, तो उसमें मेरे को बहुत ज़्यादा मेरी ये एबिलिटी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो दे सॉर्ट ऑफ फेल्ट इट राइट। आई वोंट नेसेसरी से कि बहुत खुश थे मेरे आंसर से, बट ठीक ठाक थे। सो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि दे आस्क्ड मी कि इफ 6% सेमी एनुअली कंपाउंडिंग इज़ बेटर और इफ 6% ईयरली कंपाउंडिंग इज़ बेटर। तो वो मैंने उनको समझाया कि क्यों डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि 6% सेमी एनुअली का रेट कैलकुलेट करो। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर 1.03 की पावर 2 होगी। तो बोलते हैं कैलकुलेट करके दिखाओ। तो मैंने कैलकुलेट करी, हल्की सी स्लाइट कैलकुलेशन मिस्टेक थी बट मेरा आंसर सही आ गया था। मतलब वो क्योंकि मैं उनको समझा के कर रहा था इसलिए मैंने थोड़ी सी मिस्टेक बोलने में कर दी, बट मेरा आंसर सही था। तो दे वर फाइन विद दैट, दे वर क्वाइट हैप्पी विद दैट कि वो हो गया। अब वो मेरे को इसलिए टेस्ट कर रहे थे क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सर ये तो कैलकुलेशन स्किल्स इज समथिंग विच इज़ वेरी फॉन्ड, विच आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। फिर P1 में मेरे से एक और क्वेश्चन पूछा कि आर यू कंफर्टेबल विद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैंने बोला हाँ जी सर। तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का उसने मेरे से सम लिखवाया, उनने मेरे से सम लिखवाया, एक्सक्यूज मी सॉरी। तो उनने मेरे से सम लिखवाया, सम ऑफ GP इन टर्म्स वाली। तो मैंने लिखा, अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा, फिर वो मुझे पूछते हैं कि इसका एक अजम्पशन है। तो मैंने लिखा R इज़ ग्रेटर देन 1। फिर वो लिखते हैं कि R इज़ लेस देन 1 वाला भी लिखो, तो वो भी लिखा मैंने। तो फिर वो मेरे को बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स का, इन्फिनिट टर्म्स का एक GP में उसका सम लिखो। तो वो मैंने लिखी,
बट जो मैंने लिखी थी वो जो थी वो सही नहीं थी इक्वेशन। वो मेरे ख्याल से मैंने परपेचुइटी वाला फॉर्मूला लिख दिया था जो कि मैंने गलत लिखा था। तो वो बोलते हैं कि ये तो गलत है। तो फिर मैंने बोला कि सॉरी सर, आई कैंट रिकॉल राइट नाउ। तो वो मेरे को बोलते हैं कि अपना जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 लेके और जो आर है उसको भी 2 लेके लिखो। तो मैंने लिखा जो मैं जीपी निकाल के देखो और फिर बताओ। तो मैंने लिखा 2, 4, 8, 16, 32, 64 ऐसे करके बनाई, एक जीपी बनाई। फिर उससे वो मेरे को बोलते हैं कि इसका सम बताओ। मैंने बोला कि सर इसका, मैं जब लिख रहा था मैं 30 जैसे 16 तक पहुंचा था मैंने वैसे ही बोल दिया सर ये तो इन्फिनिटी जाएगी। आई न्यू इट बट आई कुड नॉट रिकॉल इट, सॉरी। तो दे वर क्वाइट फाइन विद दैट एज वेल कि ठीक है इसको आता है, बस ये थोड़ा सा हेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा डर रहा है इंटरव्यू में। वो उनको थोड़ा फील होने लग गया था जब वो मैं मिनिमम वाला क्वेश्चन नहीं कर पाया था, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल हल्का सा लो हो गया था। मतलब मेरे को खुद ही की आवाज़ में समझ में आ गया था कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। हाँ, फिर उसके बाद जो इंटरव्यू गया पर्सनल साइड पर, फिर वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, तो न्यूज़ में इंटरेस्ट क्या है। तो मैंने बोला कि सर मैं स्टॉक मार्केट की न्यूज़ बहुत फॉलो करता हूँ। तो फिर मेरे को बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में कौन सी लेटेस्ट न्यूज़ है। तब पेटीएम का सागा शायद शुरू हो गया था। तो मैंने बताया कि सर पेटीएम पे ये चल रहा है। तो वो बोलता है कि पेटीएम इज़ नॉट नेसेसरली अ स्टॉक मार्केट न्यूज़, ये तो थोड़ा बैंकिंग रेगुलेशन और उसकी न्यूज़ है, कुछ और बताओ। तो फिर मैंने एचडीएफसी की न्यूज़ का बताया था। तो मैंने कोर्स लिया था कैटकिंग से जीडीपीआई का। तो वहाँ पे एक मोइनक सर है, वो फाइनेंस क्लासेस लेते हैं। तो उनने कुछ बताया था एचडीएफसी का रिजल्ट से रिलेटेड और कुछ। तो वो वाला आंसर मैंने पूरा अपने इंटरव्यू में बता दिया कि सर LIC इज़ बाइंग द स्टेक। वो इसकी वजह से 16 जनवरी 17 जनवरी को इतना गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी में, और जो भी हुआ वो तो मैं मार्केट वाला हूँ तो मैंने समझा दिया उनको मार्केट वाला पूरा सिस्टम। और मैंने उनको पूरा उसके बाद HDFC के रिजल्ट समझाई कि कितना प्रॉफिट था, वैल्यूएशंस क्या चल रही है, कि जो PE रेशो है, मैं वो SOIC वालों की एक वीडियो देख के गया था कि जो PE रेशो से बहुत ज़्यादा कम हो रखे हैं। पूरे बैंक निफ्टी का जो PE रेशो है वो लोएस्ट पॉइंट पे काफ़ी सालों में, लास्ट 7-8 ईयर्स में जो HDFC बैंक है वो अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से लास्ट कुछ सालों में सबसे चीपेस्ट रेट पे अभी मिल रहा है। और जो भी वो मैंने अच्छे से समझाया, वैल्यूएशन अपने सारे नंबर पे के, जो भी मैं सेल्स रेवेन्यू NIM और जो भी फाइनेंशियल से वो सब मैं थोड़ा रट के गया था। मैं HDFC एज अ स्टॉक पिच भी पढ़ के गया था, क्योंकि बोला गया था कोर्स में कि अगर फाइनेंस बोलोगे तो 2-3 स्टॉक पिच रेडी करके रखना। तो मैं एक HDFC लेके गया था, क्योंकि मेरे को फाइनेंशियल्स वगैरह भी आते हैं और मेरे को थोड़ा स्टॉक वॉक पसंद है। कोई भी टिप विप नहीं है, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि मुझे फाइनेंशियल याद थे, मैं इसलिए ले गया, वरना आई डोंट गिव रिकमेंडेशंस। सो ये सब बात हुई। उसके बाद दे आस्क मी कि व्हाट आर योर अदर इंटरेस्ट। तो मैंने उनको बताया कि सर हॉबी में तो म्यूज़िक है, आई प्ले गिटार, यूकेलेले, अलॉन्ग विद दैट आई एम ऑल्सो इनटू हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, आई रिसेंटली गॉट इनटू दैट। सो वो मैंने उनको बोला। तो वो जो P2 थे वो मुझसे पूछते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ गिटार डू आई प्ले। तो मैंने बोला सर आई प्ले द अकूस्टिक वन। तो वो मुझसे पूछते हैं अकूस्टिक वाला कौन सा होता है। मैंने बोला कि सर जिसमें एम्प नहीं यूज़ करते, द वन फॉर विच यू डोंट नीड एम्प। तो सर बोलते हैं ऑब्वियसली आई नो दैट। तो मे बी माई आंसर वॉज डम, बट फिर वो मुझसे पूछते हैं कि डू यू प्ले द हवाईयन गिटार, आई डोंट नो व्हाट दैट इज़। बट फिर मैंने सर को बोला सर आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट इज़, बट आई प्ले अ नॉर्मल अकूस्टिक गिटार। तो फिर वो मेरे को समझाने लगे कि एक टाइप का हवाईयन गिटार होता है, वट एवर। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि डू यू प्ले दैट। मैंने बोला कि नहीं सर आई प्ले द नॉर्मल वन। फिर उसके बाद दे ऑल्सो आस्क मी अ क्वेश्चन कि द हिंदुस्तानी क्लासिकल थिंग विच आई डू आई डू इट ऑन गिटार। सो आई सेड नो सर, आई डू इट ऑन हारमोनियम एंड तानपुरा। हाँ, वो मुझे एक चीज़ पूछी थी उनने, क्योंकि मैंने बोला कि सर मैं गिटार बजाता हूँ, यूकेलेले बजाता हूँ, विच आर वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने बोला कि सर मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक भी करता हूँ। तो वो मुझे पूछने लगे कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक और गिटार इतना ज़्यादा एकदम एक साइड वेस्टर्न है, एक साइड हिंदुस्तानी है, और ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड मेरा पूरा कोझिकोड का इंटरव्यू गया है। जब मैं वो वीडियो बनाऊंगा देखना, वो मेरा पूरा हॉबी पे गया है, एक हॉबी पे गया है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की। वो मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रिल किया था कोझिकोड में इसके लिए। तो फिर मैंने समझाया कि सर मैं जब पहले छोटा था तो मेरे को गाने वाने का शौक था, मैं क्लासेस भी लेता था मेरी कॉलोनी में, बट जिन मैम से मैं क्लासेस लेता था उनके हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया तो वो चले गई। तो मैंने 6-7 महीने सीखा वहाँ पे। मैंने स्कूल टाइम में जब मैं 3rd-4th में था तो मैंने थोड़ा बहुत पियानो भी बजाया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा आइडिया भी है। एंड फिर मैंने 8th क्लास में गिटार बजाना शुरू किया। यूकेलेले तो मैं ऐसे सीख गया क्योंकि गिटार आता था। एंड हिंदुस्तान क्लासिकल जिस मैंने लास्ट ईयर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के आसपास स्टार्ट किया था। तो उसके बाद उनने मुझसे पूछा कि इफ़ आई डू हिंदुस्तानी क्लासिकल ऑन गिटार, तो आई सेड कि नहीं सर, आई मेनली डू इट ऑन हारमोनियम और एल्स डिजिटल तारमुरा जो ऐप वाला होता है उससे। सो टॉफ़ी दी। फिर
एक्लेयर्स दी, बाकी सब तो पल्स देते हैं उनने एक्लेयर्स दी, मेरे को तो पल्स ही पसंद है। बट सो मैं एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या रिग्रेट्स थे, क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की। जब उनने मेरे से मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन पूछा था, उसमें मैंने कुछ मिस्टेक की थी। अब मुझे याद नहीं मैंने क्या मिस्टेक की थी, पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अपने ट्रांसक्रिप्ट में कि मैंने शायद मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला आंसर कुछ गलत दिया था। उसके बाद मिनिमा वाला क्वेश्चन नहीं आता था, और जो मैंने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा हेस्ट कर रहा था कि मुझे जल्दी 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 निकलना है यहाँ से, इस रूम से बाहर भागना है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ख़राब हो गया इंटरव्यू। वो मिनिमा वाले क्वेश्चन वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे नहीं आता था, और मुझे पहले से पता था कि कलकत्ता और अहमदाबाद का जो इंटरव्यू होता है दैट इज़ मैथ सेंट्रिक, और मैं मैथ पढ़ के भी गया था, पर जो मैथ मैं पढ़ के गया था वो मुझसे नहीं पूछी। तो मेरा थोड़ा सा दिल टूट गया था वहाँ पे, बट एनीवेज एट द एंड वी मेड इट। सो उसके बाद पैनल्स तो बहुत अच्छे थे, दोनों टीचर्स बहुत अच्छे थे। एक थोड़े से स्ट्रिक्ट से थे, बट जो दोनों प्रोफेसर्स थे वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव थे, वो मेरे को हेल्प कर रहे थे। जैसे उनने वो जीपी वाले क्वेश्चन में मेरे को हेल्प करी, बाकी सारे क्वेश्चंस में भी वो मेरे को थोड़ी थोड़ी हेल्प कर रहे थे, एंड मतलब वेरी फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव। एज ए प्रोफेसर्स हों तो पढ़ने का मज़ा भी आएगा। एंड मैंने अपनी जो रिग्रेट्स है वो बता दिए कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मिनिमा वाला क्वेश्चन गलत था, हेस्टिंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। उनका इंप्रेशन क्या था मेरे बारे में, तो मैं अगर अपना इंटरव्यू बैक प्ले करूँ अपने दिमाग में, तो आई वुड से कि मेरा जो इंप्रेशन था टू दोज प्रोफेसर्स दैट वाज मोर लाइक कि ठीक है, स्मार्ट बंदा है, जानता है, ही नोज़ व्हाट ही इज़ टॉकिंग अबाउट, ही नोज़ अबाउट द स्टफ ही इज़ टॉकिंग अबाउट। इसकी प्रोफाइल भी ठीक है, इसने काम भी अच्छा कर रखा है, इंटर्नशिप्स वगैरह कर रखी थी मैंने, और जो भी मेरी प्रोफाइल अच्छी थी। 2 गैप था, पर वो गैप फॉर मेडिकल रीजन था, तो उनने मुझसे पूछा नहीं इस इंटरव्यू में बाय द वे उसके बारे में, तो दे वर क्वाइट फाइन विद दैट, दे डिड नॉट मेंशन अबाउट द गैप मच। जस्ट शुरू में उनने मुझसे पूछा था कि क्या कर रहे हो, वो शायद उनने इसीलिए पूछा था कि वो जानना चाहते थे मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे पास कोई वर्क एक्स नहीं था। कॉलेज मैंने 2023 में ग्रेजुएट कर लिया था, लास्ट ईयर जून में। अगर कोई गैप लेने की सोच रहा है तो आई वुड रिकमेंड मत लो। आई फील कि अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, कि मतलब कोई मेडिकल रीज़न है या कोई बहुत ही एक्सट्रीम रीज़न है, उसके अलावा गैप मत लो। चाहे कहीं भी जॉब करनी पड़े, कैसी भी जॉब करनी पड़े, कर लो, क्योंकि अगर आज तुम किसी एक पर्टिकुलर टाइप की जॉब से भाग रहे हो ना, कल को तुम्हें वो जॉब करनी पड़ेगी। जिस चीज़ से तुम जितना दूर भागोगे वो चीज़ तुम्हारे उतना पास आती जाएगी, और जिस चीज़ के पास तुम जाने की कोशिश करोगे तुमसे उतना दूर आती जाएगी। नियम है भाई, मैंने तो भाई आजमा के देख लिया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लाइफ लेसन दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। अब हो सकता है लोग थोड़ा सीरियसली लें, पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे बट मैं ये चीज़ पिछले 3-4 साल से बात कर रहा हूँ, तो कोई नई बात नहीं है ये मेरे लिए या मेरे व्यूअर्स के लिए। एनीवेज, एज आई मेंशन्ड कि उनको लगा कि स्मार्ट बंदा है, बस थोड़ा सा हेस्ट कर रहा है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से तो मैं बोल ही रहा था, जब मैं बात कर रहा था तो वो तो झलक ही रहा था कि आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड एवरीथिंग। बट उनको थोड़ा लगा कि हाँ ये थोड़ा सा नर्वस हो रहा है, इसलिए दे वर क्वाइट हेल्पफुल एज वेल, दे वर क्वाइट कोऑपरेटिव एंड एवरीथिंग विद ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। एंड बीच में जब उन्होंने वो मैथ्स वाला क्वेश्चन पूछा तो वो मुझसे खुद ही बोलते हैं कि वी वोंट आस्क यू एनी फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, वी जस्ट वांटेड टू चेक योर नॉलेज इन मैथ्स। तो दे वर क्वाइट हेल्पफुल विद दैट एज वेल। सो आई गेस जो इंटरव्यूज़ हैं उनकी वजह से मेरा इंटरव्यू क्रैक हुआ है। अगर इंटरव्यूज़ वो जो इंटरव्यूअर्स थे अगर वो नहीं होते, अगर कोई और इंटरव्यूअर होता तो हो सकता है प्रॉब्लम हो सकती थी, बिकॉज मेरे एंड पे बहुत नर्वसनेस दिख रही थी, इवन दो मैं बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दे के गया था, और बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था मैंने इंटरव्यूज़ के लिए। इंटरव्यू को ही मैं मानता था कि एक बार मेरे को रूम में भेज दो, उसके बाद मैं इंटरव्यू क्रैक करके आ जाऊँगा क्योंकि इंटरव्यू वॉज माई स्ट्रॉन्ग परस्यूट, बट वो मेरा टूट गया। वो जो घमंड था ना मेरा इंटरव्यूज़ में स्ट्रॉन्ग परस्यूट, वो टूट गया ये पूरे प्रोसेस में। बट इवेंचुअली एट द एंड आई वुड से कि जो भी हुआ इट हैपन फॉर गुड। एंड 1 साल के गैप के बाद, 1 साल के इतने सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, कहाँ थे, जॉब ही नहीं लगी। कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि मेरी जॉब ही नहीं लगी। भाई मेरे 2 कॉलेज में मेरा दो जॉब ऑफर थे, एक मेरा ऑफ कैंपस था, वो सब मैंने छोड़ा, कुछ पर्सनल रीज़न थे, वो बाद में बता दूंगा मैं, कोई कोड वाले इंटरव्यू में देख लेना वो। तो उसकी वजह से मैंने छोड़ा, और उसकी जगह पे मैंने और भी काफ़ी सारी चीज़ें की। मैंने एक वॉलंटियरिंग वर्क किया था एक रेडियो स्टेशन में। वो जो काम किया था वो बहुत इंटरेस्टिंग काम था। तो वो जब मैं अपने इंटरव्यूज़ वगैरह में बात करता था तो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो जाते थे लोग जो इंटरव्यूज़ होते थे। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू एंड, एंड आई वुड से थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड नॉट ओनली थैंक यू फॉर वाचिंग बट ऑल्सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड योर काइंड वर्ड्स, जो पहले से काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं। सबका सपोर्ट है, सबका इतनी दुआएं, इसलिए शायद आज हो पाया जो हुआ है। मैं तो पहले दिन से ही बोल रहा हूँ, जब से इंटरव्यू का रिजल्ट आया है तब से मेरे को कोई ज़्यादा डिफरेंस ऐसा फील नहीं हो रहा है। जब तक वो एक वॉइस नोट भेजा था मेरे को नीरज सर ने और अश्विनी बजाज सर ने, जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो नीरज सर को तो खुद ही पता चल गया था लिंक्डइन के थ्रू। तो
अश्विनी बजाज सर को मैंने बताया था, तो उन लोगों के जब वॉइस नोट्स मेरे पास आए वो एक ही दिन में आए थे, मेरे ख्याल से लास्ट 1-2 दिन पहले ही आए थे। तो तब मेरे को हिट आया कि भाई कुछ लाइफ में कुछ बहुत बड़ा अचीव कर दिया है मैंने। उससे पहले तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई बहुत ज़्यादा बिग डील लग नहीं रही थी, बिकॉज प्रोसेस नहीं कर पा रहा था इतना। बट हो सकता है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार इतनी भी कोई बड़ी बिग डील नहीं है कि तू इतना हवा बना रहा है, बट इट इज़ एटलीस्ट अ बिग डील फॉर मी। एंड आई वुड से कि इसमें मेरा एफर्ट इतना नहीं है जितना मेरे आस पास वालों का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, सबसे ज़्यादा तो टीचर्स का, और कैटरिंग में जो GDPI कोर्स मैंने जिनसे लिया उनका, या फिर जो काफ़ी टाइम से जिनके नक्शे कदमों पर मैं चल रहा हूँ, जैसे अश्विनी बजाज सर का नाम लिया मैंने, या नीरज अरोड़ा सर का नाम लिया, जिनको मैं, नीरज सर को मैं 10th क्लास से, मतलब 2017 दिसंबर 2017 से फॉलो कर रहा हूँ, जब उन्होंने वो वीडियो डाली थी अन अकेडमी के साथ CA के ऊपर की, हाउ टू डू CA। उसके बाद जो अब अपने अश्विनी बजाज सर हैं उनको मैं 2018 या 2019 के आसपास से कहीं से फॉलो कर रहा हूँ। जब मैं 12th में था उसी टाइम मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, तो मैंने थोड़ा फाइनेंस मार्केट एक्सप्लोर करने लगा। एंड आज जो भी हूँ टीचर्स की वजह से हूँ, पेरेंट्स की वजह से हूँ, ऑब्वियसली पेरेंट्स की वजह से हूँ, और मैं तो रिलीजियस भी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मैं तो बोलूँगा कि भगवान की वजह से भी हूँ, और प्राइमरीली तो भगवान की वजह से ही हूँ। तो जो भी आज हुआ है, सो आई वोंट लाइक टू टेक क्रेडिट। और कभी कुछ बोलता भी हूँ तो मजाक मस्ती में बोलता हूँ, थोड़ा सा टोन ख़राब है, क्या करूँ। सो अगर कोई भूल चुको हो तो माफ़ कर देना। एंड अलॉन्ग दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ।